नटवर लाल, ये नाम आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर सुना होगा। इस शख्स को लेकर बॉलीवुड में मिस्टर नटवर लाल और राजा नटवर लाल जैसी फिल्में भी बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी ने एक्टिंग की है। मिस्टर नटवर लाल को चोरों का रोल मॉडल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत के सबसे बड़े ठगों में से एक मिस्टर नटवर लाल लोगों और पुलिस को अपनी चालाकी और चुस्ती से बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट था। नटवर लाल नाम से मशहूर ये शख्स पैसे से वकील था, लेकिन अपने शातिर दिमाग के चलते उसने दूसरों के हस्ताक्षर कॉपी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे चोरी की दुनिया में पांव पसारता गया। नटवर लाल अपनी जिंदगी में कई कारोबारियों को धोखा दिया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के नकली साइन करके भारतीय संपत्ति को विदेशों में बेचने लगा, जिसमें लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद और 3 बार ताजमहल का सौदा हुआ। एक बार की बात है जब पड़ोस के एक गांव में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। उस समय नटवर लाल को राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला और तब नटवर लाल ने अपनी कला यानी कि नकली साइन करने की खूबी को उनके सामने भी प्रदर्शन किया। उसने राष्ट्रपति के हुबहू हस्ताक्षर कर सब लोगों को हैरान कर दिया था और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नटवर लाल से काफी प्रभावित हुए। नटवर लाल ने उन्हें कहा कि अगर आप एक बार कहे तो मैं विदेशियों को उनका कर्जा वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें समझाया और साथ चलने को कहा और उन्होंने नौकरी दिलवाने की बात भी कही। लेकिन नटवर लाल को नौकरी कहाँ करनी थी, उसे तो अपनी मनमर्जी करनी थी। भले ही नटवर लाल मैट्रिक में फेल हुआ था, लेकिन फिर भी उसने मेहनत की और डिग्री हासिल की। नटवर लाल ने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन उसका वकालत में मन नहीं लगा क्योंकि वह कुछ और ही बनना चाहता था और फिर उसने चोरी का रास्ता चुना। उसकी सबसे पहली चोरी 4000 रुपए की थी, जो कि उसने अपने पड़ोसी को चकमा देकर की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली साइन करके उसके बैंक खाते से 4000 रुपए निकलवाए थे और तभी से उसे एहसास हुआ कि वे चाहे तो किसी के भी जाली दस्तक कर सकता है। और इस बात का पता चलते ही उसने इस हुनर को बेखूफी इस्तेमाल किया। नटवर लाल को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फिर भी जितनी आती थी वे उसके काम के लिए काफी थी। शायद उसे ज्यादा अंग्रेजी आती तो उसकी कहानी आज विदेश में भी फेमस होती। जब पड़ोसी ने जाकर बैंक मैनेजर से एक खबर की तो जवाब में बैंक मैनेजर ने बताया कि जो लड़का पहले पैसे लेना आया था उसी ने फिर से पैसे निकाले हैं। और तभी पड़ोसी समझ गया कि ये काम सिर्फ मिथिलेश ही कर सकता है। और इसके बाद नटवर लाल घर से भाग गया। घर से भागकर वे कोलकाता पहुंचा। कोलकाता में वह पढ़ाई करता था और एक सेठ के बेटे को ट्यूशन भी देता था। एक बार उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने सेठ से कुछ पैसे मांगे तो सेठ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। और तब नटवर लाल को सेठ पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि वे सेठ को सबक सिखाएगा। उसने सेठ को 4.5 लाख का चूना लगाकर कलकत्ता से भी भाग निकला। नटवर लाल को नौकरी करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने एक नई दुनिया देख ली थी और नकली साइन करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था और यही उसकी ताकत बन गई। और नकली साइन करने के अलावा उसे अंग्रेजी भी बोलनी आती थी और भेष बदलना तो उसके लिए आम बात थी। इन गुणों में से अगर किसी के पास ऐसा एक भी गुण होता तो वह उसकी ताकत बन जाती है। लेकिन नटवर लाल के पास तो ये सारे गुण थे और साथ ही अखबारों के माध्यम से दुनिया की घटनाओं को पढ़ता और जानता भी रहता था। एक समय की बात है जब नारायण दत्त तिवारी जो केंद्र में मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उस समय नटवर लाल ने एक घड़ी के दुकानदार को ठगा। नटवर लाल उस दुकान में जाता और खुद को वित्त मंत्री का पीएम यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी बताता था। वह कहता था कि कल प्रधानमंत्री राजीव गांधी कुछ विदेशी मेहमानों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और साथ में दावत भी होगी और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वे दावत के बाद सभी मेहमानों को तोहफे में घड़ी देंगे और इसीलिए उन्हें दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार को पहले तो उस पर विश्वास नहीं था, उसे शक हुआ, लेकिन जब प्रधानमंत्री का नाम लिया और एक साथ इतनी घड़ी बेचने की लालच हुई तो वे खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने भरोसा कर लिया और अगले दिन वे आदमी घड़ी लेने दुकान पर पहुंच गया। उसने दुकानदार को कहा कि 93 घड़ी पे कर दे। दुकानदार घड़ी को पे करके अपने एक स्टाफ को उसके साथ भेज दिया। नटवर लाल अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े लोगों के ऑफिस होते हैं, वहां पर ले गया और वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 का एक बैंक ड्राफ्ट दे दिया। फिर क्या होना था, 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट को बैंक में जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि ड्राफ्ट फर्जी है और तब उस दुकानदार को ये समझ आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं नटवर लाल था। नटवर लाल की गिरफ्तारी कानपुर में हुई थी जब वे एक ज्वेलर्स के दुकान में कुछ खरीदने गया था। जब वे अपने ठगने का तरगम लगा ही रहा था कि उसी समय दुकानदार को शक हो गया। वे समझ गया कि ये नटवर लाल ही हैं।
फिर क्या नटवरलाल को उसने कुछ देर बातों में उलझा कर रखा और पुलिस को फोन लगाया। फिर पुलिस आई और नटवरलाल को गिरफ्तार करके ले गई। इसी तरह साथी नटवरलाल की गिरफ्तारी हुई थी। पूरे देश में नटवरलाल के किए कारनामों के कारण उस पर 150 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। उनमें से सिर्फ 9 मुकदमे का फैसला आया और अलग अलग फैसलों को जोड़कर देखा जाए तो कुल मिलाकर नटवरलाल को 109 साल की सजा हुई और जिसमें से उसकी सिर्फ एक ही मामले में बेल हो पाई थी और हर बार वह जेल से भाग गया था। नटवरलाल ने अपनी सजा के सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारे थे। यही नहीं, नटवरलाल के जेल के कई किस्से काफी मशहूर हैं। एक समय की बात है जब नटवरलाल लखनऊ जेल में था। उस दौरान गाँव से उसकी पत्नी की चिट्ठी आती थी। कानून के नियमों के अनुसार जेल में आने वाली और जेल से जाने वाली चिट्ठियां होती हैं, यानी कि चिट्ठियों को पहले जेल के अधिकारी पढ़ते हैं और फिर उसे अंदर या बाहर ले जाने की अनुमति होती है। लखनऊ जेल में नटवरलाल के नाम से लगभग 7 से 8 चिट्ठियां आई थी, लेकिन नटवरलाल ने उनमें से एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। चिट्ठी में ज्यादातर पैसों की तंगी और खेतीबाड़ी के बारे में ही लिखा था। फिर उसके बाद अगली चिट्ठी आने पर जेलर ने नटवरलाल को चिट्ठी देते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी अब तक इतने सारे चिट्ठी लिखी है पर तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते हो। इसे सुनकर नटवरलाल ने कहा कि साहब मैं चिट्ठी का जवाब देना ही नहीं चाहता, लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दे दूंगा। चिट्ठी का जवाब देते हुए नटवरलाल ने अपनी पत्नी को खत लिखा और जेल के डाक खाने में डाल दिया। उसके बाद जब अधिकारी ने नटवरलाल के उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के एक कोने पर कुछ गहने और पैसे गाड़ कर छुपा रखे हैं, हो सके तो वह निकाल ले और उसी से अपना जीवन चलाए। ये पढ़कर जेल के अधिकारी के कान खड़े हो गए। ये सुनकर अधिकारी ने तुरंत ही लोकल पुलिस स्टेशन में फोन किया और इस मामले की जानकारी दी। फिर लोकल पुलिस जल्दी से खेत में पहुंची और खुदाई करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने लगभग पूरे खेत खोद दिए। उसके बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। वे वापस आ गए। अधिकारी बहुत परेशान थे कि आखिर नटवरलाल ने चोरी का सामान आखिर रखा कहाँ पर है। तब अगले ही दिन नटवरलाल ने फिर से एक चिट्ठी लिखी जिसे पढ़कर सब लोग नटवरलाल के दिमाग को मान गए। उस चिट्ठी में नटवरलाल ने लिखा था कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। अब शायद खेत फसल बुआई के लिए तैयार हो गया होगा तो तुम फसल की बुआई कर देना। इस चिट्ठी को पढ़कर सभी अधिकारी दंग रह गए। भले ही आज ये किस्सा पूरे सोशल मीडिया पर काफी पुराना हो, लेकिन लखनऊ के जेल में ये अभी भी रिकॉर्डेड है। नटवरलाल ने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन तक को बेच दिया था। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे। वे इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन तक को बेच दिया था। और ये सब उसके फर्जी सिग्नेचर के कारण और उसके शातिर दिमाग के कारण संभव हो पाया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जिस समय उसने संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वही मौजूद थे। कहा जाता है कि नटवरलाल के करीब 52 नाम थे, जिसमें से एक प्रसिद्ध था नटवरलाल। तो आइए अब जानते हैं कि नटवरलाल इन बड़ी बड़ी इमारतों को आखिर कैसे बेचता था और उन इमारतों को खरीदता कौन था। नटवरलाल इन सभी इमारतों को सरकारी अफसर बनकर बेचता था और खरीदने वाले विदेशी होते थे। नटवरलाल विदेशियों को पकड़ता था और उनको इन इमारतों को बेचने का प्रपोजल देता था और इन इमारतों से जुड़े सभी कागजात भी तैयार करके ही रखता था। यही नहीं, सभी कागजों पर सरकारी स्टाम्प भी लगे होते थे, जिसमें ओपन स्पेस, बिल्डिंग एरिया, गार्डन हॉल, बेसमेंट इत्यादि सब कुछ का ब्यौरा होता था और उससे संबंधित अधिकारियों के भी हस्ताक्षर होते थे जो कि फर्जी होते थे। उन फर्जी हस्ताक्षरों को नटवरलाल करता था, जिसे विदेशी ना पहचानते हुए उस पर विश्वास कर लेते थे और डील करने को तैयार हो जाते थे। नटवरलाल को आखिरी बार 1996 में दिल्ली के स्टेशन पर देखा गया था, जब वे पुलिस वालों को वहां पर चकमा देकर भाग गया था और उसके बाद से नटवरलाल को आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। जब नटवरलाल के कारनामे अपने चरम पर थे, उस वक्त सन 1979 में एक लेखक राकेश कुमार ने मिस्टर नटवरलाल के नाम से एक फिल्म बनाई थी। उसमें अमिताभ बच्चन ने रोल प्ले किया था, लेकिन उस फिल्म का नाम सिर्फ नटवरलाल के नाम पर था। उसके किसी भी कारनामों को फिल्म में टच भी नहीं किया था। और साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली में भी इस ठग ने ताजमहल को कैसे बेचा इसके बारे में भी बताया। उसके बाद साल 2014 में इमरान हाशमी की एक फिल्म आई जिसका नाम था राजा नटवरलाल और इस फिल्म में नटवरलाल के कारनामों की एक झलक देखी गई। नटवरलाल जब उस जमाने में ऐसी बुद्धि रखते थे तो सोचिए अगर वो आज के दौर में होता तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कुछ नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान में आज तक नटवरलाल जैसा ठग नहीं देखा गया। साल 2009 में नटवरलाल के फैमिली मेंबर ने कोर्ट में अर्जी दी कि अब नटवरलाल नहीं है, इसलिए उसके साथ जुड़े सारे केस बाद में बंद करा दिए गए। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और नटवरलाल की आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।